प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। फिर से एक बार आपका मेरे YouTube चैनल यू कैन डू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आप कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं। बोर्ड परीक्षा आप पहली बार फेस करने जा रहे हैं, तो आपको मैं इतना ही कहूँगा कि बेटे क्रमशः चीज़ों को पढ़िएगा। चीजों को सरल कठिन नहीं मानना है, चीजों को समझना है। वैसे भी मेरी कोशिश है कि मैं सरल से कठिन की ओर आपको ले जाऊं। ठीक है, ये जो प्रश्नावली चल रही है 2.2 सरल है, सामान्यतः बच्चे इसको समझ जाते हैं, लेकिन बहुत उपयोगी है, बीजी व्यंजक है, बहुत उपयोगी है। तो कल मैं आपको समझा रहा था प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न के 1, 2, 3 मैंने प्रश्न हल करके आपको समझा दिया। तो पहले प्रश्न में क्या था? द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना था और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं। क्या है? 4u² धन 8u, 4u² धन 8u। ये हिंदी अंग्रेजी का मिक्सचर चल रहा है। जो अंग्रेजी जैसे 4u² हमने 4u², 4u का 4u वर्ग ना कहकर 4u², आप समझते होंगे। इतना आज के बच्चे सब बहुत समझदार हैं, इतना आप समझते होंगे। ठीक है, ये आपका बहुपद है। ठीक, द्विघात बहुपद है। तो इसको मैंने कहा था कि बहुपद जो होते हैं वो इस रूप के होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। और उसमें मैंने कहा था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बहुपद। किस बहुपद का? द्विघात बहुपद। अब देखिए, इसमें 2 ही पद हैं, यहाँ पर ये 3 पद है। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे, अब ये x² वाला बहुपद है, ये x चर वाला बहुपद है, ये u चर वाला बहुपद है। तो अगर इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 4u² धन 8u धन 0। अब ये 3 इसमें पद होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर c जो है वो 0 है, ये समझिएगा। ठीक है, इसमें a 4 है, इस फॉर्म के अनुसार a 4 है, b 8 है, c इसमें नहीं है, c 0 है, ये समझना होगा। ठीक है, तो इसमें जब 2 पद हैं, 3 पद नहीं है, तो इसमें मध्य पद को विभक्त करके हम शून्य नहीं ज्ञात करेंगे। तो हम ज्ञात कैसे करेंगे? देखें, बिल्कुल सरल है। ये हल चल रहे हैं, हल करना। तो एक बार पुनः लिखते हैं, 4u² धन 8u 8u। अब देखो, इन दोनों में 4u कॉमन है, 4u ऐसे ले लें, चूंकि हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। बस 4u दोनों से हमने बाहर निकाल लिया, तो 4u गुणे, ब्रैकेट में गुणे u धन 2। अब ये 4u और u धन 2 इस बहुपद के गुणनखंड हो गए। तो इन्हीं से हम 0 यानी शून्य ज्ञात करते हैं। तब हम लिखेंगे 4u बराबर 0 या u धन 2 बराबर 0। तो u बराबर हो गया 0/4 या u बराबर, ये ट्रांसपोज हो गया, पक्षांतर हो गया, तो -2। कहने का मतलब u यहाँ आया क्या? 0, और यहाँ 1 आया शून्यक -2। तो कितने शून्यक हुए? क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे। एक शून्यक 0 आया, एक शून्यक -2 आया। अब वही क्या? शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उनके सत्यता की जांच करनी। अब ध्यान दें, शून्यकों का योगफल आप लिख लेंगे। शून्यकों का योगफल यानी शून्यक एक अल्फा एक बीटा, यही योगफल है। आप यहाँ लिख लीजिएगा, शून्यकों का योगफल। यहाँ स्थान के कारण मैं ऐसा लिखता हूं। ठीक है, अल्फा धन बीटा बराबर, एक शून्यक है 0, एक शून्यक है -2। ये जुड़ेंगे तो कितना आएंगे? -2 आएगा ना। अब शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a।
माइनस बी अपान ए, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, -8/4। माइनस बी के स्थान पर 8 है, बटे 4 बटे ए के स्थान पर 4 है, हमने ऐसा लिख लिया। अब इसके बराबर ऋण, चूंकि यू चर वाला ये घात है तो वहां क्या लिखेंगे, ऋण यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक बटे, सॉरी यू स्क्वायर का गुणांक नहीं, ऋण यू का गुणांक, ठीक है, ऋण यक्स का गुणांक जो पिछले था, एक्स चर वाले जो रहते थे, तो चूंकि यक्स के स्थान पर यहाँ यू है, ये यू चर वाला बहुपद है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऋण यू का गुणांक, ऋण यू का गुणांक बटे यू स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया योगफल के योगफल, यानी कि शून्यकों और गुणांकों के योगफल की सत्यता की जांच होगी। अब गुणनफल, गुणनफल क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, अल्फा 1 0 है और एक क्या है, ऋण 2 है, तो निश्चित रूप से 0 होगा। और इसके बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, माने शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी अपान ए। अब देखें यहाँ सी 0 है, अपान ए क्या है, 4 है, इसका भी मान 0 ही होगा। और इसके बाद हम लिखते हैं अचर पद बटे अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक। ये आपका हो गया गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच। समझ गए। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पहले में एक हम पांचवा आपको बताएंगे, इसके बाद फिर हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पांचवा टी स्क्वायर ऋण 15 है, इसको आपने देख लिया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या है, टी स्क्वायर ऋण 15, टी स्क्वायर ऋण 15, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊं ये परीक्षाओं में दे देता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में दे देता है, हल करने के लिए भी देता है कि टी स्क्वायर ऋण 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। टी स्क्वायर ऋण 15, अब एक चीज यहाँ आपको समझा दे, यहाँ पर भी दो पद है, ए एक्स स्क्वायर वाला पद है और अचर पद है, यहाँ बी एक्स वाला पद नहीं। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म इस रूप में लिखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको हम लिखेंगे टी स्क्वायर धन 0 इंटू टी ऋण 15, इसको ऐसे लिखेंगे। कहने का मतलब यहाँ ये जो है बी वो 0 है, ध्यान रखिएगा, यहाँ बी 0 है। ए, इसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं, आप परेशान नहीं होगी सर इसमें तो ए बी नहीं टी है। इस फॉर्म का द्विघात बहुपद होता है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए, अब टी वाला है तो टी स्क्वायर के गुणांक को ए, ठीक है, और एक्स के गुणांक को बी, तो इसमें एक्स टी वाला गुणांक है ही नहीं, अब इसमें कांस्टेंट टर्म है तो ये ऋण 15 है। ये मैं आपको समझाता हूं कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये दरअसल ऐसा लिखा जाएगा। बात समझ में आई। तो अब इसको हम हल करते हैं, इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो आइए शून्य ज्ञात करने के हल करेंगे तो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन कौन है लिख लेते हैं, ये पहला का पांचवा क्वेश्चन है, पहला का पांचवा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, टी का होल स्क्वायर ऋण रूट 15 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर ध्यान दें तो ये ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, और ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है ए ऋण बी
गुणे ए धन बी। ये फार्मूला बड़ा छोटा सा, बड़ा सामान्य है और बड़ा उपयोगी है। इसमें इसी फार्मूला को हम लगा देंगे, ये गुणनखंड हमें प्राप्त हो जाएगा। ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए ऋण बी गुणे ए धन बी। ठीक है, ए के स्थान पर टी है, बी के स्थान पर क्या है, √15 है। तो ए ऋण बी, इसके आगे हम लिखेंगे ए के स्थान पर टी ऋण बी, बी के स्थान पर √15 गुणे ए धन बी। अब मैं ए धन बी जो ए बोल रहा हूं लिख टी रहा हूं, बी बोल रहा हूं लिख √15 रहा हूं, इसका अनुसरण करें। इस रूप का ये है और इस रूप में हमने ये लिख दिया, यही तो फार्मूला सूत्र का ये उपयोग है। ठीक है, तो इस रूप में ये है टी स्क्वायर ऋण √15 का होल स्क्वायर, तो इस रूप में ये है और इस रूप में हमने इसको लिख दिया ए टी ऋण बी ऋण √15, ए के स्थान पर टी, बी के स्थान पर √15। ठीक है, अब ये गुणनखंड आ गए। अब इसका 0 से हम कंपेयर कर दें, टी ऋण √15 बराबर 0 या टी धन √15 बराबर 0। तो ये t बराबर हो गया आपका √15, ये माइनस में था उधर गया तो धन में हो गया, और या t बराबर ऋण √15। तो हम कहें तो शून्यक 2 आ गए, और वो 2 शून्यक कौन है, एक है √15 और एक है ऋण √15। ये बात आपके समझ में आ गई, यानी अल्फा √15 और बीटा -√15। अब 2 शून्यक आ गए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम उनके शून्यकों और गुणांकों के संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे। तो क्या, अल्फा धन बीटा 2 शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, एक क्या है √15 और एक है -√15। अब देखें ये धन ऋण का ऋण हो जाए, यानी √15 ऋण √15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धन ऋण है दोनों कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0 बराबर शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। ठीक है, -b, अब b क्या है, 0 है, यहां मैंने समझाया था, बटे a क्या है, 1 है, बराबर इसका भी मान 0 ही आएगा। बराबर, बराबर क्या, वही जो हम लिखते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो यहां लिखेंगे -t का गुणांक, -t का गुणांक बटे t² का गुणांक। ये हो गई सत्यता की जांच। और इसी तरह अल्फा गुणे बीटा बराबर, अल्फा गुणे बीटा यानी कि √15 गुणे -√15, ऐसा करेंगे। तो ये रूट का जब आपस में गुणा होता है तो रूट हट जाता है, बेस बचता है। यहाँ ये बेस है और ये स्क्वायर रूट है, ये वर्गमूल का चिन्ह। तो जब रूट और रूट का गुणा होता है तो रूट हट जाता है, सिर्फ बेस बचता है। तो यहाँ बचेगा क्या, -15 बचेगा। और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है क्या, c/a। तो c क्या है -15, a क्या है 1, और यहां लिख देंगे बराबर, ये सब चीजें एक ही है, ये है। अब इसमें गुणांक भी आ जाता है, इसमें शून्यक भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अचर पद बटे t² का गुणांक, t² का गुणांक, ये हो गया आपका पूरा। यहां मैंने फार्मूला लिखा था, ये जब सॉल्व करेंगे तो फार्मूला लिखेंगे, ये हो गया
गुणांकों और शून्यकों के संबंधों की सत्यता की जांच। बात समझ में आई होगी, बिल्कुल सरल चीज है, लेकिन ध्यान से लेते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। मिटा दो इसको, आप वीडियो रोक कर इसको लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर आपसे बता दूं, है छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट है, अक्सर टीचर दे देते हैं, परीक्षाओं में आ जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। अब इसके बाद आपका है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है और हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। उसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीकों को आपको समझाऊंगा। ठीक है, प्रश्न 2 आ गया। अब यहां लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहले देख लेते हैं, तो दूसरे में पहले ये सवाल में क्या दिया है, 1/4 और ऋण 1, यानी शून्यकों का योगफल क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग आपको दिया, योगफल कहें योग कहें, 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल आपको दिया है, गुणनफल गुणन दिया है ऋण 1। अब एक फार्मूला आपको समझाया गया है, अगर ax² + bx + c कोई फॉर्म का कोई द्विघात बहुपद है, तब बहुपद को ऐसा भी लिखा जा सकता है, कैसा, k × x² ऋण अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा प्लस बीटा x मतलब शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा, एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक बीटा, दो शून्यक होते हैं, धन अल्फा बीटा माने शून्यकों का गुणनफल। इसी चीज को ऐसा लिख सकते हैं, k × x² ऋण शून्यकों का योगफल x धन शून्यकों का गुणनफल, ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं सोचता हूं ऐसा लिखे देता हूं एक बार, आप पूरी तरह x² ऋण शून्यकों का योग x धन शून्यकों का गुणा, गुणनफल गुणा ये, तो बस शून्यकों का योगफल हमको दिया है x², शून्यकों का योगफल क्या दिया है, ऋण 1/4 x धन गुणनफल क्या दिया है, ऋण 1, ऐसे। ठीक है, अब इसको एक बार हम हल कर लें, तो k x² ऋण x/4 धन ऋण का ऋण 1। अब भाई ये अंश बटे हर में 4 है, तो ये 4 कैसे हम बाहर करें, तो अगर सभी में हम, इन सभी में हम 4 का गुणा कर दें, वही 4 कांस्टेंट हम कह सकते हैं, इन सर में 4 का गुणा कर दें, ये 4 बाहर चला जाएगा, या तो ऐसा कहें इन सर से हमने 4 निकाला है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे सभी में, क्या करेंगे, x² ऋण x/4 ऋण 1, यही कांस्टेंट है। इस 4 का जब गुणा करें तो आप इधर देख लें, 4x², 4x², फिर इसमें जब हम 4 का गुणा करेंगे x/4 में, जब 4 का गुणा होगा तो 4 4 कट जाएगा, x बचेगा ऋण x। इसको समझ लें, ऋण x/4 में हम 4 का गुणा कर रहे हैं, ये 4 का गुणा, तो ये 4 4 कट गया तो ऋण x बचा। अब 4 का ऋण 1 में तो ऋण 4, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। प्रश्न क्या है, अगर शून्यकों का योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है, उस स्थिति में हम बहुपद, द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करें।
ये बस बड़ा सरल है, सीधे शून्यकों का योग जो दिया है उसको रखें और शून्यकों का जो गुणनफल दिया है उसको रखें। ये देखें सीधा सा इस प्रकार से इसको हम लगा सकते हैं। एक दो सामान्य रूप से बच्चे ऐसा मानते हैं कि वो थोड़ा सा कठिन है, चलो हम देख लेते हैं, एक दो दूसरा और तीसरा देख लेते हैं, बाकी आपसे फिर बन जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तीसरा हम देख लेते हैं, बाकी सरल है, आप कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर उसको भी बता दूंगा, लेकिन मेरे पूरा विश्वास है कि अगर इतना बता दिया तो आपसे वो बन जाएगा, बताने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, दूसरे में क्या है, दूसरे में है √2 और 1/3, 1/3। √2 शून्यकों का योगफल है, 1/2 शून्यकों का गुणनफल, ठीक। तो वही फार्मूला जब हम हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स धन अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये योगफल दिया है √2, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इंटू माने गुणा, k गुणे एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा माने शून्यकों का योगफल √2, तो √2 एक्स धन अल्फा इंटू बीटा 1/3, ये दिया ऐसे। अब ये 3 को हटाना है तो हम सभी में 3 का गुणा कर दें, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुणे एक्स स्क्वायर ऋण √2 एक्स धन 1/3, तो 3 का हम गुणा कर दें तो 3x स्क्वायर ऋण 3√2 एक्स धन, अब 3 का 1/3 में गुणा, 3 इंटू 1/3, ये 3 कट गया, 1 बचा, यहाँ 1 लिख दिए। ये आपका होगा क्या, 3x स्क्वायर ऋण 3√2 एक्स धन 1, ये आपका हो गया क्या, द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। और इसी प्रकार से आपको बताएं तो ये तीसरा नंबर 0√5, तीसरा नंबर 0 और √5, यहाँ शून्यकों का योगफल 0 है, √5 शून्यकों का गुणनफल है। तो जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे हल में, तो हम लिखेंगे वही, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि क्या, k गुणे एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा एक्स धन अल्फा बीटा, तो k इंटू एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा है 0 इंटू एक्स धन अल्फा बीटा है √5, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, k इंटू एक्स स्क्वायर, अब ये 0 का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 0 प्लस √5 बचा, तो इसको के हटाकर सीधे लिख देंगे एक्स स्क्वायर धन √5, ये हो गया आपका। तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, इसमें एक्स का टर्म नहीं है, ये आपका प्राप्त हो गया क्या, द्विघात बहुपद। बात समझ में आ रही है, ठीक। बड़े सरल सवाल है, ये चौथा आपसे बन जाएगा, कहें तो पांचवा बता दें, छठवां आपसे बन जाएगा। चलिए पांचवा भी देख लेते हैं, इसको मिटा दूं, बिल्कुल मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं, आप वीडियो रोक के, आप वीडियो रोक के इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं, इस तरह से ये प्रश्नावली पूरी, फिर हम आगे चलेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, ये हो गया आपका ऋण 1/4 और 1/4, हल हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं
के इंटू एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा एक्स धन अल्फा बीटा, ये फार्मूला। इसका एक तरीका और है, फिर मैं बीच में बता दूंगा, वो भी तरीका है, लेकिन सामान्य रूप से यही तरीका बच्चों को समझ में आता है। वो बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन आपको जानना चाहिए। इसको पहले आप कंफर्ट करें, किसी दिन उसको भी बता देंगे। ठीक, तो यहाँ शून्यकों का गुणनफल है -1/4 और शून्यकों का योगफल है -1/4 और गुणनफल है 1/4। ठीक है, तो के इंटू एक्स स्क्वायर ऋण ब्रैकेट में ऋण 1/4 एक्स धन 1/4 ऐसे। ठीक है, इसको एक बार हम ब्रैकेट खोल दें अंदर का, तो एक्स स्क्वायर ऋण ऋण का धन 1/4 धन 1/4। ठीक है, अब देखें 4 का हम सब में मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर धन 1/4 धन 1/4, तो 4 का जब गुणा करें तो ये 4x स्क्वायर धन 1 धन, ओहो यहाँ पर ये x छूट गया, x छूट गया, ये x छूट गया, ये x ऋण 1/4 x ऋण, तो ऋण ऋण का धन 1/4 x 1/4 x, जब 4 का गुणा हमने किया तो क्या हो गया धन, 4 का इसमें गुणा किया तो ये 4/4 यानी कि x आ गया, धन 4 का गुणा किए ये 1 आ गया। ये आपका प्राप्त हो गया क्या, ये आपका प्राप्त हो गया 4x स्क्वायर धन x धन 1 आपका प्राप्त हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आज ये प्रश्नावली आपसे पूरी बन जाएगी। आज मैं अब बंद करूं तो ये हो गया 4x स्क्वायर धन x धन 1। बात समझ में आई? चलिए खत्म करते हैं। आप भी उब गए होंगे कि सर कितने सरल सरल सवाल बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं भाई। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ सोच रहे हैं। एक तरफ से इसको पकड़ के चलिए, आप एक तरफ से पकड़ के चलिए। अब फिर मैं कहूंगा कि नानक धीरे रे मना, धीरे से सब होए, अमाली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब ये है कि हमें धीरे धीरे चलना है। तो धीरे धीरे चलना ना चलने से लाख गुना अच्छा है। हम कभी क्या करते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं फिर बैठ जाते हैं। नहीं भैया, धीरे धीरे चलते रहिए, चीजों को पकड़ते चलते रहिए, धीरे धीरे हो ही जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा नानक धीरे रे मना। इसका मतलब ये है कि वो कहना चाहते हैं कि रुकना नहीं है, चलते रहना है धीरे धीरे। वो खरगोश और केचुए वाली कहानी सुने होंगे। तो अगर हम धीरे धीरे चलते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो बस आज इतना ही, और मैं कहूंगा कि मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और इम्पोर्टेंट बात ये है प्यारे बाबू, मेरे भाई, मेरे बेटे, कि इस चीज को आप दूसरे को भी बताइएगा, वो भी इसका फायदा ले सके। फिर से मैं कहूं कि आज संसाधन इतना ज्यादा है कि ये संसाधनों की भरमार ही बच्चों के लिए असुविधा हो गई। मैं कहूं तो ऐसा कि अधिक सुविधा ही असुविधा हो गई। ठीक है, तो फिर एक जगह अपने आप को टिका लें, तमाम सुविधाओं में न भागें, इसको ध्यान से पढ़ें तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। तो आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।